आप सभी तक मेरी आवाज़ जा पा रही है? बताएँगे एक बार? शीघ्रता से बोलेंगे। अंकित जी, आवाज़ जा रही है मेरी? आ रही है आपकी आवाज़। चलिए ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले आप सभी को नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में आज कुछ नए लोग भी आए हैं, जो अभी तक जुड़ नहीं पा रहे थे अलग-अलग कारणों से। तो आज की उपस्थिति संतोषजनक है ना? पूरन सिंह जी आप म्यूट कर लीजिए। सभी लोग म्यूट रखिए, बोलने का अवसर आज दिया जाएगा, आज आप लोगों को ही बोलना है। आज मैं अतिरिक्त बहुत कम ही पढ़ाऊँगा। आपकी आवाज तो आए तभी तो पता चले आप क्या बोल रहे हो। मेरी आवाज़ नहीं आप तक जा रही है क्या? मेरी आवाज़ कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है? एक बार सभी लोग मैसेज करके आप लोग बोलिए आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है? जी करके मैसेज कीजिए एक बार, आवाज़ जा रही है कि नहीं? मैसेज कीजिए एक बार कृपया चैट बॉक्स में। जी करके मैसेज कीजिए अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो। चलिए ठीक है, आवाज़ जा रही है ना? जिसको भी समस्या हो आवाज़ की तो आप लोग कृपया लेफ्ट कर लेंगे और फिर से क्लास को जॉइन कर लेंगे, है ना? तो आवाज़ की समस्या सॉल्व हो जाएगी। नेटवर्क इश्यूज़ हो जाते हैं तो इस वज़ह से आवाज़ नहीं आती है। चलिए अब कक्षा को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, अब हम लोग कक्षा को शुरू करते हैं, उससे पहले कल एक प्रश्न था सुरेंद्र जी का, है ना? थोड़ा-सा विषय से हट कर के प्रश्न था, लेकिन चलिए आपके प्रश्न का भी उत्तर मैं बता देता हूँ, उसके बाद प्रश्न उत्तर वाला हम लोग शुरू करेंगे भाग। तो आपका ये प्रश्न था कि अन्वय किसे कहते हैं, है ना? सुरेंद्र जी, आवाज़ आ रही है मेरी? सुन रहे हैं? सुरेंद्र जी का ये प्रश्न था कि अन्वय किसे कहते हैं, है ना? तो आइए देखिए अन्वय किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो अन्वय जो शब्द है इसमें 2 शब्द हैं, ठीक है? एक तो है अनु और एक है अय, ठीक है? अनु जमा अय बराबर अन्वय, है ना? तो अनु का मतलब क्या होता है? पीछे, ठीक है? अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। और इसी प्रकार से जो अय है, इसका मतलब होता है ये गति अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है, अयगतौ ये मूल धातु है। तो इस धातु का प्रयोग गति के अर्थ में होता है। तो मतलब क्या है? पीछे जाना, अर्थात कोई भी वाक्य है अथवा कोई भी श्लोक है, तो उसमें क्या होता है संस्कृत भाषा की एक विशेषता है कि इसमें क्या है शब्दों का क्रम उल्टा-पुल्टा रहता है ना? वो छंद के हिसाब से जिस जिस अक्षर की हमें दीर्घ की, ह्रस्व की, लघु की इत्यादि की आवश्यकता होती है, उस क्रम में अक्षरों का व्यवस्थापन हो जाता है। अक्षर रख दिए जाते हैं, शब्द रख दिए जाते हैं। लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं, तो हमें कारकों के अनुसार उस अर्थ को निकालना होता है। सबसे पहले हमें उसमें क्रिया ढूँढनी होती है। अब होता है। अब कर्ता के बाद जो भी अन्य-अन्य कारक हैं, सबको हम ढूँढते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को अर्थ स्पष्ट होता है। तो अन्वय का जो संक्षिप्त रूप में जो अर्थ है, वह यह होगा कि अर्थ के ज्ञान के लिए शब्दों को ठीक क्रम में एक-दूसरे के पीछे-पीछे लगाना, ठीक है? इसी को कहेंगे अन्वय। अनु मतलब पीछे, अय मतलब जाना, अर्थात अर्थ के ज्ञान के लिए शब्दों को पीछे-पीछे लगाना, शब्दों के क्रम को पीछे-पीछे व्यवस्थित करना, ठीक है? इसी को कहते हैं अन्वय। जैसे एक वाक्य है, विद्यालयं गच्छति रामः, है ना? विद्यालयं गच्छति रामः। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कर्ता कौन है? क्रि सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्रिया कौन है? तो गच्छति, तो गच्छति को हम लोग अंतिम में रख लेंगे।
उसके बाद देखेंगे कर्ता कौन है, तो रामः, तो राम को पहले कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कर्म कौन है, तो विद्यालयम, तो रामः विद्यालयम गच्छति, है ना। अर्थ के लिए हमने शब्दों के क्रम को कारकों के अनुसार एक दूसरे के पीछे पीछे लगा दिया, इसी को कहते हैं अन्वय। ठीक है, सुरेंद्र जी स्पष्ट हुआ आपको? जोर से हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग आज की कक्षा में। और आज मैंने जैसा कि कहा था कि आप सभी से प्रश्न वगैरह भी पूछे जाएंगे। तो चलिए अब कुछ प्रश्न हैं। अब मैं आप सभी से थोड़े बहुत प्रश्न पूछता हूँ, बहुत आसान आसान प्रश्न होंगे। चलिए वृषभ जी, आप बताएंगे संस्कृत जो शब्द है ये कैसे बना है, बताएंगे आप मुझे? संस्कृत शब्द में क्या प्रत्यय है, क्या धातु है, क्या उपसर्ग है, इत्यादि मुझे बताइए आप। वृषभ जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए वृषभ जी को नहीं आ रही है ना। वैभव जी आप बताइए, आप तक आवाज जा पा रही है? वैभव जी, आप सभी तक मेरी आवाज जा रही है क्या? और जो छात्र हैं वो लोग कृपया बताएं मैसेज करके, मेरी आवाज जा पा रही देखो ये आगे वाला पुनः प्रश्न है? दोहराएंगे। हाँ हाँ, वैभव जी आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि एक बार प्रश्न पुनः दोहराएंगे। हाँ, मेरी आवाज आ संस्कृत रही है अब शब्द तक? कैसे बना? जी जी जी, संस्कृत शब्द कैसे बना? पहली कक्षा में मैंने बताया था संस्कृत शब्द कैसे बना। इसमें हम जब इसका विच्छेद करते हैं तो सम उपसर्ग क्री धातु से जी संस्कृत शब्द जी, का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है संस्कार। प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा होता है प्रत्यय? तम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? एक मिनट। चलिए अच्छे से देख करके आइएगा, अभी स्पष्ट नहीं किया आपने अच्छे से, है ना। सम उपसर्ग है, क्री धातु है और क्त प्रत्यय है ना। त प्रत्यय, आधा क त है, प्रत्यय। हाँ ना, आधा क और त प्रत्यय। ठीक है, चलिए अच्छे से इसको देख देख करके आया कीजिए। आगे चलिए। सुरेंद्र जी हैं, आप बताएंगे मुझे कि प्रातिपदिक को स्पष्ट कीजिए, प्रातिपदिक अर्थ किसे कहते हैं? सुरेंद्र जी आवाज आ रही है? देखो से आवाज आ रही है। जी बताइए, प्रातिपदिक किसे कहते हैं? गुरुजी अर्थवान शब्द को प्रातिपदिक कहेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था वो आप जैसे बता नहीं रहे हैं, वो बताइए। जैसे राम शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ है। हम्म मैंने इससे यही राम लिखवाया था, शब्द अर्थवान शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। मैंने भी तो कुछ लिखवाया था ना, वो याद नहीं है? चलिए आगे, पूरन सिंह जी आप बताइए, प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? पूरन सिंह जी आप बताइए, प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? वंदना जी आप बताइए, प्रातिपदिकार्थ किसे कहेंगे, क्या लिखवाया था मैंने? वंदना विश्वकर्मा जी आप बताइए। जिस जी बोलिए, नाम आवाज आ रही है। लेने नाम हम्म लेने से व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति निश्चित हो जाए उसे प्रातिपदिक
शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण? जैसे पुस्तक कहने से पुस्तक जैसी आकृति हमारे मन में बनने लगती है कि इसे ही पुस्तक कहते हैं। उसी को। चलिए, ठीक है, बहुत सुंदर, है ना? चलिए, बहुत अच्छा है। आगे लिंग मात्रा का उदाहरण आप बताएंगे अंकित जी, भ्राता अंकित जी हमारे, आप बताएंगे लिंग मात्रा का लिंग उदाहरण? संस्कृत, जी संस्कृता, संस्कृता, जी, संस्कृतम, ठीक है, संस्कृतम। संस्कृत। हाँ, एक और उदाहरण था, वो भी याद है? छोटा सा तटा, उदाहरण था और? तटी, तटम। बहुत शोभना, बहुत सुंदर। आगे चलिए, परिमाण का उदाहरण आप बताएंगे वैभव जी? परिमाण मात्र का उदाहरण? डॉक्टर माया जी, आप बताएंगी परिमाण मात्र का उदाहरण? परिमाण मात्र का उदाहरण है जैसे द्रोण, व्रीहि और जी, एक मुष्टिका परिमितम, जिससे अन्नम, मात्रा का पता चले। जी, अन्नम, जी जी जिससे मात्रा का पता चले, वो परिमाण है। जी जी जी, मात्रा, ठीक तौल या मापन। जी। है जी, बहुत शोभनम। आरती जी, आपने कक्षाओं को अच्छे से देख लिया था? आपसे प्रश्न पूछूं? अविधेय मात्र को समझाइए, अविधेय मात्र में मैंने क्या बताया था? आरती जी, आप बताएंगी अविधेय मात्र के लिए मैंने क्या बताया था कल? आरती जी, आवाज नहीं आ रही ना? चलिए, वृषभ जी, आवाज आ रही है मेरी? वृषभ जी, आवाज आ रही है मेरी? अविधेय मात्र में मैंने क्या बताया था? वृषभ जी या योगेश जी में से आप दोनों में से कोई भी एक बताएं। मेरा आज पहला दिन है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा अच्छा तो अच्छा, इसलिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कल देख लीजिएगा। वृषभ जी, आवाज नहीं आ रही आपको? चलिए ठीक है, आप लोगों ने देखा तो है बहुत अच्छे से, थोड़ा सा और परिश्रम करना है, क्योंकि जो पार्ट छूट जाएगा ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ छूट जाएगा, क्योंकि हर रोज बहुत कुछ नया शामिल होता जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। और मैंने कहा ना, आप लोगों का पाठ्यक्रम छोटा मोटा पाठ्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है। 2 माह के अंदर इतना सब कुछ पढ़ा पाना, तो आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए मुझे, तभी अच्छे से हम लोग पढ़ पाएंगे। चलिए अब आगे, आज हम लोग चलते हैं। आज के कुछ, आज मैंने कहा था रचनानुवाद कौमुदी का पहला और दूसरा अभ्यास हम लोग पूर्ण करेंगे आज। तो मैं फाइल शेयर करता हूँ। स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है ना अच्छे से? बताएंगे एक बार? जी, दिख रही है। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ शब्दकोश होंगे, ठीक है, जहां भी हम लोग, जब भी इस कौमुदी को हम लोग पढ़ेंगे, आज प्रथम अभ्यास है, और मैं मध्य वाले भाग की कौमुदी जो है उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रारंभिक वाला बहुत ज्यादा छोटे स्तर का हो जाता है, वो बिल्कुल बच्चों के लिए होता है। तो आप सभी बड़े हैं, अगर मध्य का आप 30 अभ्यास इसका कंप्लीट करते हैं, तो उसके जो 30 अभ्यास हैं वो स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं, है ना? तो हम लोग मध्य कौमुदी से शुरू करेंगे। कुछ समय हम लोग जो 15 या 20 मिनट होगा प्रारंभ का, उस समय पिछले पाठ का अभ्यास करेंगे, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा आप लोगों से। उसके बाद का जो समय होगा, 30 से लेकर के 40 मिनट तक हम लोग एक अभ्यास कंप्लीट किया करेंगे हर रोज। और उसके बाद जो आधा घंटा या 40 मिनट बचेगा, उसमें नए नए अलग अलग बिंदुओं पर
बातचीत करेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है? तो ये 1.5 घंटे का जो समय है, ये बहुत कीमती है ना? इसमें बहुत कुछ सीखना है। तो आप लोग अच्छे से प्रश्नोत्तर प्रश्न जो भी पाठ पढ़ाया जाए उसको तैयार करके आइए, ताकि व्यवधान उत्पन्न ना हो, समस्या उत्पन्न ना हो, क्योंकि हर एक चीज़ से एक-दूसरे से सब कड़ी ना जुड़ी हुई है। तो एक भी अगर डिस्टर्ब होगा तो पाठ कंप्लीट होने में समय लगेगा, है ना? तो इसीलिए सभी को अच्छे से अपना पाठ तैयार करके रखना है, क्योंकि हर रोज़ कुछ न कुछ नया पढ़ना है, ठीक है? शीघ्रता से। अच्छे से पढ़ना है, शीघ्रता से पढ़ना है, समय के अनुसार पढ़ना है। तो ये कौमुदी का प्रथम अभ्यास है, रचनानुवाद कौमुदी का। और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी, ठीक है? अब आगे हम लोग चलते हैं इसके अभ्यासों पर। तो इसमें शब्दकोश होंगे, ठीक है? कुछ कुछ इसमें शब्दकोश होंगे और प्रथम अभ्यास में 25 शब्दकोश हैं, ठीक है? 25 शब्दकोश हैं, ये शब्दकोश आप सभी को स्मरण हो जाने चाहिए। ये जो जो भी अगली कक्षा होगी हमारी सोमवार को, तो इसमें इसमें से कोई सा भी प्रश्न मतलब आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को अच्छे से याद करना है। और ये 25 शब्दकोश भी क्या है ना, 4 भागों में इनका विभाजन हो जाता है, ठीक है? नीचे ये इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। 4 भागों में इन 25 शब्दकोशों का, आगे जो अगर 30 शब्दकोश होंगे तो उनका भी इन 4 भागों में विभाजन होगा। सबसे पहला विभाजन होगा क। क के अंदर क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द, ठीक है? याद रखेंगे। क के अंदर क्या आएगा? संज्ञा या सर्वनाम शब्द। जैसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ये क लिखा हुआ है ना? मैं हल्का-हल्का संकेत कर रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं। और मैंने कहा था आप लोगों से पहले भी कि आप लोग इस पुस्तक को मँगा लेंगे। ऑफ़लाइन खरीद सकते हैं तो ऑफ़लाइन, नहीं तो ऑनलाइन कहीं से भी आप इस पुस्तक को मँगा लीजिएगा, क्योंकि ये पुस्तक होनी बहुत आवश्यक है। इस पुस्तक में क्या है, ये पुस्तक होगी तभी आप लोग अच्छे से पाठ को पढ़ पाएँगे, है ना? क्योंकि पीडीएफ वगैरह की सहायता से हमें नहीं पढ़ना चाहिए, पीडीएफ से बचना चाहिए। पीडीएफ होता है तो फ़ोन खोलने में और उसको देखने में, उसको अलग-अलग पेज पर लेके जाने में बहुत समस्या होती है। पुस्तक से हम ज़्यादा अच्छे से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, संपर्क स्थापित कर पाते हैं, इसलिए पुस्तक सबके पास होनी चाहिए, है ना? तो आप सभी कोशिश कीजिए कि ये जो आगे आने वाले 2-3 दिन हैं, इसके बाद सबके सभी के पास पुस्तक हो, है ना? मैं पूछूँगा ये बात आप सबसे। तो शब्दकोशों का 4 प्रकार से विभाजन होगा। प्रथम विभाजन होगा जिसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, ठीक है? जैसे ऊपर ये क लिखा हुआ है, इसमें प्रथम विभाजन है, क का यहाँ तक है, ठीक है? यहाँ तक क का विभाजन है, इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे। संज्ञा शब्द आप लोगों को पता ही है, राम, श्याम, मोहन, पुस्तक, वाराणसी, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम हो गया, वो संज्ञा। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है ना? जैसे वह, तुम, मैं, ठीक है? इस प्रकार से। आगे चलते हैं ख वाले भाग पर। ख वाले भाग में क्या होंगी? ख वाले भाग में धातुएँ होंगी। धातु किसको कहते हैं? क्रियापद को कहते हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 2000 धातुएँ हैं। जिन लोगों को लग रहा हो कि ये बहुत नया है, आप लोग 2 कक्षाओं को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये पहले ही दिन हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया था, है ना? 2000 धातुएँ हैं धातु पाठ में, है ना? तो 2000 में से ही जो इम्पोर्टेंट जो धातुएँ होंगी उसको इसमें स्थान दिया गया है, ठीक है? तो ये ख वाला जो विभाजन होगा, इसमें क्या होंगी? धातुएँ होंगी। कुछ-कुछ धातुएँ हर एक अभ्यास में होंगी, है ना? जैसे ये ख वाला जो विभाजन है, इसमें धातुएँ हैं, तो इसको अच्छी प्रकार से देख लेना है। ख वाले विभाजन में धातुएँ होंगी, क वाले में संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, है ना? तीसरा विभाजन आता है ग। ग वाले विभाजन में क्या है? अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है? अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है? अव्यय का मतलब मैंने आप लोगों को कल बताया था, है ना? चलिए अब प्रश्न पूछते हैं थोड़ा-सा फिर से एक। उम, अव्यय किसे कहते हैं? ये प्रश्न, चलिए वंदना जी आप बताएँगी, अव्यय किसे कहते हैं? बताइए। वंदना विश्वकर्मा जी आप बताइए, अव्यय के लिए मैंने कल क्या बताया था? और अव्यय शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अविकारी और विकारी। जी।
विकारी शब्द होते हैं, जैसे वह, जिसका कोई जो चेंज ना हो उसे विकारी कहते हैं, जो चेंज होता हो उसे अविकारी कहते हैं। ठीक है। जैसे चलिए ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपके यहाँ शोर बहुत हो रहा है, तो थोड़ा-सा कोशिश कीजिए घर के ऐसे भाग में जाकर के बैठिए जहाँ पर शोर ना हो, है ना? एक टेबल लैंप आता है, उसको लेकर के छत पे चले जाइए, छत पे बैठ जाइए। और आपने थोड़ा-सा गलत बता दिया आपने। जो विकारी शब्द होते हैं, उसमें परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द, इनको विकारी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, जिसमें हर एक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जैसे के तैसे बने रहते हैं, ठीक है? म्यूट कर लीजिए, कौन है? म्यूट कर लीजिए सभी लोग। हाँ, ठीक है। तो अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहते हैं, ठीक है? तो इसमें अव्यय शब्द होंगे जो किसी भी परिस्थिति में इनका रूप नहीं चलता है और ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं, ठीक है? तो ग वाले भाग में ये जो शब्दकोश हर एक अभ्यास में आएंगे, उसमें जो ग वाला जो भाग आएगा ना, ग वाला जो भाग आएगा स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें क्या होंगे? इसमें अव्यय शब्द होंगे अथवा क्रिया विशेषण शब्द होंगे, ठीक है? क्रिया विशेषण शब्द, अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द वो होते हैं जैसे क्रिया की विशेषता बताते हैं ना, कि एक तो होता है राम जाता है, अब एक और वाक्य होता है कि राम धीरे धीरे जाता है। एक होता है कि घोड़ा दौड़ता है और एक वाक्य होता है घोड़ा तेज दौड़ता है ना। तो जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाए, उन वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है? अभी आगे और अच्छे से समझेंगे, अभी हल्का हल्का समझते चलिए। घ के रूप में क्या आएंगे? विशेषण शब्द आएंगे, है ना? विशेषण शब्द काला, गोरा, नीला, पीला, ठीक है? बुद्धिमान, मूर्ख, बेवकूफ इत्यादि इत्यादि शब्द आएंगे जो विशेषता बतलाएंगे। वो विशेषता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है? तो अब आगे आते हैं इन शब्दकोशों पर, ठीक है? तो सबसे पहले ही हम लोगों ने देखा था पहली वाली कक्षा में ही, है ना, कि जो प्रथम पुरुष के अंदर सह, तौ, ते आ जाता है, ठीक है? सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब। तो आपको अभी तौ ते ये याद होना चाहिए। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, इतना याद होना चाहिए। उत्तम पुरुष में आता है मैं, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, ये याद होना चाहिए। इतना अगर अभी याद कर नहीं पाएंगे केवल प्रथम विभक्ति के रूप, तो आगे तो पूरे के पूरे रूप याद करने हैं ना हमें। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला वाला जो शब्दकोश है, तो इसको आप लोग समझ गए। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे इसमें थोड़ा-सा आप लोगों से ही पूछूँगा तो सही रहेगा ना? आगे एक शब्द होता है, जैसे इंग्लिश में दाऊ करके एक शब्द होता है, दाऊ मतलब होता है आप, तुम का तो होता है यू, लेकिन आप के लिए दाऊ करके ऐसे करके एक शब्द होता है, प्रयुक्त होता है ना? तो इसी प्रकार से संस्कृत में भी क्या है, आप के लिए अलग शब्द होता है, तुम के लिए अलग होता है, आप के लिए अलग होता है। तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, इस प्रकार से इसका रूप चलता है प्रथमा विभक्ति में। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, आप दोनों और आप सब, है ना? तो इसको अच्छी प्रकार से इसको भी याद कर लेना है, इस पे लिखा नहीं है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है? इसके प्रथम विभक्ति के तीनों रूप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्योंकि आगे आएगा प्रयोग में ये। भवान, भवन्तौ, भवन्तः ये पुल्लिंग के लिए है, ठीक है? ये क्या है? पुल्लिंग के लिए रूप है। आप अगर कोई स्त्रीलिंगवाची शब्द होगा तो उसके लिए क्या होगा? भवती का प्रयोग होगा। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, ठीक है? भवती, भवत्यौ, भवत्यः, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है? कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। किसी भी भाषा को जानना हो तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उस भाषा के कितने शब्दकोशों से आप परिचित हैं। इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के शब्दकोशों का भंडार आपके दिमाग में होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर संस्कृत सीख रहे हैं तो कोई भी श्लोक पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज पढ़ रहे हैं ना,
तो उसमें क्या है, जहां से भी कोई शब्द पता चल गया कि ये नया है और मुझे इसका अर्थ नहीं आता है, उस शब्द को नोट कर लीजिए या उसको याद कर लीजिए, और ऐसा याद कीजिए कि वो कभी भूले नहीं, है ना। तो शब्दकोशों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसीलिए हर एक शब्द को याद करना है, जो जो अलग आए, नया आए, और जो पहले से याद है उनका तो अभ्यास करना ही है। तो स्त्रीलिंग में क्या आता है आपके लिए? भवती। आप दोनों के लिए आता है भवत्यौ, और आप सब के लिए आता है भवत्यः। ठीक है, तो इसका भी याद रखना है। और ये जो आप शब्द है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला, इसकी विशेषता है कि ये प्रथम पुरुष में ही इसका प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष में प्रयोग होने का क्या मतलब है कि इसका प्रयोग जैसे सह तौ ते के साथ में ही इसका प्रयोग हो सकता है प्रथम पुरुष में। जैसे आप जाते हैं तो भवान गच्छति, है ना। आप दोनों जाते हैं तो भवन्तौ गच्छतः, है ना। आपका मध्यम पुरुष में प्रयोग नहीं करना है, आपका प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होगा। अब ये पुरुष इत्यादि क्या है, जो लोग आज जुड़ रहे हैं, नए विद्यार्थी हैं, तो इसके लिए आपको प्रथम दिवस की कक्षा देखनी होगी, है ना। तो आप सभी एक एक क्रम से कक्षाओं को देखते जाइए और शुरू से ही उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि कक्षा में कोई सामग्री होगी फिर आप उसको देखने वाले नहीं है दोबारा, है ना। तो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। मैं सप्ताह में किसी एक दिन ऐसे करके सभी के नोट की हुई सामग्री को मंगाऊंगा, होमवर्क के रूप में उसको चेक करूंगा कि आप लोगों ने नोट कर रहे हैं कि नहीं नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल आलस्य नहीं करना है, अगर सीखना चाहते हैं तो आलस्य करना छोड़ दीजिए, विद्या सीखना चाहते हैं तो, है ना। चलिए, तो भवान शब्द का रूप किसमें चलता है? प्रथम पुरुष में ही चलता है। ये क्या थे? सर्वनाम शब्द थे अब तक के जो थे ये, सह तौ ते, भवान, भवती, ये सब क्या थे? सर्वनाम शब्द हैं, इसमें लिखा हुआ है। अभी पहला अभ्यास है इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, आगे के अभ्यासों में ये लिखा हुआ नहीं होगा। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना अच्छे से? कोई समस्या तो नहीं है? बोल बोल करके या मैसेज करके एक बार बताएंगे, स्क्रीन अच्छे से विजिबल है, दिखाई दे रही है ना? बताएंगे एक बार। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे इसमें क्या है? आगे इसमें जी आगे, हाँ बताइए। बोलिए, तो भगवान तो शब्द रूप, शब्द रूप है, तो जी, शब्द रूप है। शब्द रूप क्या चाहिए? हाँ, भगवान भी शब्द है तो शब्द रूप धातु रूप तो है नहीं। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, समझ नहीं पा रहा हूँ प्रश्न क्या है। एक बार लिख करके पूछिए या तो फिर बोलिए, या तो साफ साफ एक बार फिर से। बोलिए, जो भगवान शब्द है जी, तो शब्द रूप है, धातु है। अच्छा, शब्द रूप इसके आपको चाहिए क्या? ठीक है, फोटो बाद में सेंड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। भगवान शब्द के शब्द रूप जो है वो फोटो सेंड कर दूंगा बाद में। सब याद करने हैं, एक एक क्रम से भी याद करवाऊंगा ना, अभी तो आज पहला अभ्यास शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। तो संज्ञा शब्द बड़े आसान है। राम मतलब राम, ईश्वर मतलब ईश्वर या स्वामी, बालक मतलब बालक, मनुष्य मतलब मनुष्य, नर मतलब मनुष्य, ग्राम मतलब गांव, नृप मतलब राजा, विद्यालय मतलब विद्यालय। तो यहाँ तक संज्ञा शब्द हैं, ये सभी को याद होंगे। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसने ये शब्द कभी सुने नहीं होंगे, सभी ने ये सब शब्द सुने हैं, ठीक है। तो ये क वाला जो भाग था संज्ञा या सर्वनाम वाला, वो भाग यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे आता है ख वाले भाग का नंबर, है ना। ख वाले भाग में क्या है? धातुएं होती हैं। तो सबसे पहले है भू धातु। भू का मतलब क्या होता है? होना। और भू धातु का रूप कैसे बनता है? भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवथः, भवथ, भवामि, भवावह, भवामः, है ना। इस प्रकार से रूप बनता है। अब धातु रूप भी मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला था याद करने के लिए, है ना। तो चलिए अब आगे की जो भी धातुएं हैं उसका रूप आप सभी लोग बना करके बताएंगे मुझे, ठीक है। वृषभ जी, आपसे शुरू करेंगे अंतिम से सबसे। आप एक बार बोल करके बताएंगे। आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज आ रही हो तो पठ धातु का आप रूप बनाएंगे, तीनों उसमें पुरुषों में बनाइए। पठति पठत पठन्ति जी पठसि पठत पठत जी, पठावत पठामः। हाँ बहुत अच्छा।
वंदना जी आप करेंगी लिख धातु का रूप आप बनाएंगी, ठीक है? लिख धातु का रूप आप बोल करके सुनाएंगी। वंदना जी आप बताएंगी लिख धातु का रूप। लिखन्ति, लिखति, लिखसि, लिखथ, लिखत, लिखामि, लिखाव, लिखाम। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। वैभव जी आप बताएंगे हस्त धातु का रूप आप सुनाएंगे, शीघ्रता से करेंगे, विलंब नहीं करना है। हसति हसतः हसन्ति, हससि हसथः हसत, हसामि हसाव हसामः। जी बहुत बहुत सुंदर। गम धातु का रूप आप बताएंगे सुरेंद्र जी। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, जी गच्छति गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ठीक है। माया जी आप बताएंगी आगम का रूप। आगच्छतः आगच्छन्ति, जी आगच्छसि आगच्छतः आगच्छत्, जी आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः। जी बहुत सुंदर। चलिए तो ये कुछ धातुएं थी। भू मतलब होना, पठ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, हस मतलब हंसना, गम मतलब जाना, और इसी को गम को आगम कर दिया तो आना हो जाएगा, है ना? गम मतलब जाना, आगम मतलब आना। तो ये धातु थोड़ी सी नई है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और रूपों को क्या है ना, मैंने पट धातु का जब रूप आप लोगों को भेजा था समूह में, तो उसको बोल करके उच्चारण करके मैंने भेजा था, है ना? तो उसी प्रकार से आप लोगों को बोलना है। संस्कृत भाषा की एक विशेषता है कि इसको हम लोग जब पढ़ते हैं बोलते हैं तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो मुख है इसका व्यायाम होता है ना? मुख पूरा खुलता है, कहीं पूरा खुलता है, कहीं सिकुड़ता है। हर एक मुख का जो भी पार्ट होता है, जिह्वा का जो भी भाग होता है, उसका पूरा उच्चारण होता है, पूरा इसका अभ्यास होता है इसमें, है ना? तो इसीलिए कुछ भी दबाना नहीं है। इंग्लिश को जैसे हम लोग बोलते हैं तो बहुत कम मुख खोल करके भी बोलते चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। संस्कृत को बोलना है तो पूरा मुख को खोल खोल करके अच्छी अच्छी प्रकार से शुद्धता के साथ बोलना है ना? जैसे पठ धातु का रूप था तो मैंने क्या बताया था? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठ। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। क्यों? क्योंकि उच्चारण करने से ही थोड़ा-सा भाषा के अंदर हमारा प्रवेश होता है और थोड़ा-सा हमारा डर दूर होता है। इसीलिए आप लोग हमेशा तैयार रहेंगे इसके लिए। कभी भी किसी से कुछ भी उच्चारण कराया जा सकता है, रूपों का, धातु रूपों का, ठीक है? अब आगे ग वाला हमारा क्रम आता है जिसमें क्या थे हमारे अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द थे, ठीक है? तो ग के अंदर क्या है? अत्र अर्थात यहाँ, इह मतलब यहाँ, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, क्व का मतलब भी कहाँ, ठीक है? तो ये सामान्य शब्द रूप हैं। आप सभी के पास पीडीएफ भी होगा, आप सभी के पास पुस्तक भी होगी कुछ लोगों के पास, है ना? तो अब आगे हम लोग चलते हैं इस अभ्यास के और जो नियम है इसके ऊपर, ठीक है? तो ये जो था ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, इसके ऊपर वाला भाग, है ना? अब आगे हम लोग चलते हैं। ये भी बहुत सामान्य सी बात है ये। लकीर का बता रहे हैं कि इसका अर्थात होता है तक के मीनिंग में लेते हैं। जैसे बोल देंगे बस आपको ये जो ऊपर था कि ये जो थे ना, राम से लेकर के ये जो विद्यालय है, राम से लेकर के राम और डैश विद्यालय, इसके सभी रूप एक तरह चलेंगे, है ना? तो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि ये चिन्ह है जो इस प्रकार का, ये अर्थात लकीर तक अर्थ का बोधक है। जैसे 1 से लेकर के 10 अर्थात 1 से 10 तक, राम से लेकर के विद्यालय, राम से तक, है ना? और आगे वत आएगा, है ना? कि राम से लेकर के विद्यालय तक के रूप कैसे चलेंगे? रामवत, राम की तरह, राम के समान।
यही बस इसका अर्थ है, अर्थात राम के तुल्य रूप चलेंगे, है ना। भवतीवत मतलब भवती के समान ही इसके सभी के रूप चलेंगे, ठीक है। तो आगे इस प्रकार से राम से विद्यालय रामवत, राम से लेकर के विद्यालय तक के रूप राम के समान चलेंगे, है ना। से लेकर के आगम तक के रूप कैसे चलेंगे, भवतीवत, भवती के समान इसके रूप चलेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, इसको अपने आप से भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं हल्का हल्का अभ्यास करा दे रहा हूँ। अब आगे राम शब्द का रूप जो है वो बताया गया है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में, कर्ता कारक में और कर्म कारक में, है ना। और राम शब्द का रूप मैंने आप लोगों को कहा था कि पूरे सभी के रूप आप लोगों को याद करके आने हैं, है ना। तो आज तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि आज समय लग जाएगा काफी, लेकिन आप लोगों को कल अच्छे से याद करके आना है। इन 2 अभ्यासों में जो कुछ भी आएगा और पीछे की 2 कक्षाओं में जो कुछ भी आएगा, आ चुका है, जो कुछ भी, वो सब आप लोगों को याद करके आना है ना। इस अभ्यास में प्रथम पुरुष के वाक्य बनाए जाएंगे, है ना। भवती, भवतः, भवंती, बस इतने ही धातुओं का प्रयोग होगा। इस धातु के प्रथम पुरुष के रूपों का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये सभी को याद होगा, भवती, भवतः, भवंती। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि आप सभी लोग इसके इसके भी रूप बनाइए। तो हम लोग इसके रूप तो पहले से ही बना चुके हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, कुछ नियम है, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ये नियम, ठीक है। और इन नियमों को अच्छी प्रकार से हमें समझना है। अगर इन नियमों को नहीं समझेंगे तो ये अभ्यास जो है ये नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। तो नियम बहुत आसान आसान है, जो भी नियम है लगभग मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो फिर से एक बार इसको देख लेंगे। तो नियम में जो पहला वाला नियम है ये क्या कह रहा है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है ना। कर्ता के अनुसार ही, तो ये पहले ही मैंने जब वचन और पुरुष वाला जब भाग आप लोगों को बता रहा था तो क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले जो पहला वाला होता है, एक प्रथम पुरुष है, दूसरा उत्तम पुरुष है, तीसरा दूसरा मध्यम पुरुष है और तीसरा उत्तम पुरुष है ना। उत्तम पुरुष में आ जाता है अहम, है ना। उत्तम पुरुष में आता है अहम, मध्यम पुरुष में आता है त्वम, है ना। उत्तम पुरुष में आ गया अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। उत्तम मध्यम पुरुष में आ गया त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों और तुम सब। और प्रथम पुरुष में इसके अलावा जो भी छोड़ करके जो भी आते हैं ना, सह, तो, ताह, ठीक है। अर्थात भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवती, भवत्यौ, भवत्यः, रामः, बालकः, विद्यालय, सब इसी के अंदर आते हैं, प्रथम पुरुष के अंदर, ठीक है। तो अभी इस अभ्यास में हम लोग प्रथम पुरुष के ही वाक्य बनाएंगे। तो अगर सह होगा तो सह पठती, है ना। अगर तौ हो जाएगा, वह दोनों पढ़ते हैं, तो तौ पठतः। अगर हो जाएगा बहुवचन का रूप तो क्या होगा, ते पठन्ति। सरल सा नियम है। प्रथम पुरुष में अगर एक वचन का कर्ता होगा सह या बालका, तो उसके साथ एक वचन की क्रिया होगी पठती, गच्छति, लिखति, हसति। अगर द्विवचन का कर्ता होगा रामौ, बालकौ, विद्यालयौ, तो उसके साथ द्विवचन की क्रिया होगी, है ना। जैसे पठतः, लिखतः, हसतः, गच्छतः इत्यादि। बहुवचन का अगर कर्ता होगा रामाः, पुरुषाः, विद्यालयाः, ठीक है। तो इसीलिए बहुवचन की क्रिया हो जाएगी पठन्ति, लिखन्ति, हसन्ति, गच्छन्ति, आगच्छन्ति। ये सिंपल है, बहुत आसान मीनिंग है। आगे नियम नंबर 2 है, ये भी मैंने आप लोगों को ऊपर एक बता दिया था कि भवत शब्द का जो रूप होता है वो जो था ना, भवान शब्द जो था, पूछ रहे थे ना आप रूप वगैरह इत्यादि के बारे में। तो भवान शब्द का जो मूल शब्द है ना, भवत शब्द है ना। जैसे भवती जो धातु धातु जो रूप बनता है भवती, ठीक है। लेकिन मूल धातु क्या है इसमें, भू धातु है केवल, ठीक है। मूल धातु क्या है, भू धातु है ना। तो इसी प्रकार से भवान, भवन्तौ, भवन्तः अथवा भवती, भवत्यौ, भवत्य में जो मूल शब्द है ना वो क्या है, भवत शब्द है, भवत। इसको याद रखना है कि मूल शब्द भवत है। जब रूप चलता है पुल्लिंग में तो भवान बन जाता है, स्त्रीलिंग में चलता है तो भवती बन जाता है, बड़ी इकार वाला। तो क्या कह रहे हैं कि इसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है, ठीक है। भवान गच्छति, भवन्तौ गच्छतः, भवन्तः गच्छन्ति, प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होता है। ये आपके लिए प्रयोग होता है, सम्मान के लिए, उस अवस्था का इसमें बताया जा रहा है।
नियम नंबर 3 कह रहे हैं कि तीनों लिंगों में धातु का रूप वही चलता है, वही रहता है। ठीक है, जैसे भवती हो गया, मान लीजिए पठती शब्द है ना, ये जैसे पठती है एक धातु का रूप है क्रिया का। बालकः पठती अथवा बालिका भी अगर होगा तब भी ये पठती ही रहेगा। ठीक है, बालकः पठती, बालिका पठती। ठीक है, लिंग कोई भी हो लेकिन धातु का रूप जो है ना वो, अगर कर्ता एक वचन का है तो एक वचन, बहु द्विवचन का है तो द्विवचन, और बहुवचन का है तो बहुवचन। ठीक है, लिंग कोई भी हो धातु का रूप हमेशा वही रहता है। बालकः अपि पठति, बालिका अपि पठति। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। ये नियम यही कह रहा है, बहुत आसान नियम है, इतना कठिन नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और भी नियम बता रहे हैं इसमें। नियम नंबर 4 आगे, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया। ठीक है, कर्ता में प्रथमा होती है विभक्ति, क्योंकि प्रथम विभक्ति में एक कर्ता कारक होता है ना। कल ही आप लोगों को सब इतना सब कुछ समझाया है कर्ता कारक के बारे में। तो कर्ता कारक में हमेशा प्रथम विभक्ति होती है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, कर्म किसे कहते हैं, तो कर्ता जिसको सबसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है, कर्ता हो गया, क्रिया होगी पढ़ता है, तो किसको चाह रहा है राम, उसमें पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है ना, तो पुस्तक हो जाएगा कर्म, तो उसमें हो जाएगा पुस्तकम, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये सरल सा नियम है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब एक और नियम आ रहा है, ये क्या कह रहा है, नियम नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि अपदम न प्रयुंजित, कि बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है। जैसे राम, राम जो शब्द था ना, ये मूल शब्द है राम, तो ऐसा नहीं करना है संस्कृत में कि बस राम पठती, राम लिखती, ऐसे नहीं करना है। राम में प्रत्यय लगाना है, जो जो प्रत्यय है ना, ये रामः, इसको लगाना है। रामः, पहले आप लोगों को प्रत्यय लगाना है, प्रथम विभक्ति का जो प्रत्यय होता है वो, उसके बाद ही इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, पठती। ठीक है, जैसे पठ भी है, तो पठती में जो है ये मूल धातु है पठ, तो ऐसा नहीं कि बस पठ, राम और पठ ऐसे प्रयोग नहीं करना है। अब रूप चलाना है प्रथम विभक्ति के अनुसार, कर्ता कारक में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं उसके अनुसार। पठ धातु का भी प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या रूप बनता है, पठती, ये ती प्रत्यय इसमें लग जाता है, पठती पठती। तो ऐसा नहीं करना है संस्कृत में कि बालकः, बालक, राम, पुस्तक, है ना, मोहन, वाराणसी, ऐसे नहीं करना है। उसमें प्रत्यय होना चाहिए। ठीक है, प्रत्ययों को लगाए बिना आप प्रयोग नहीं करेंगे संस्कृत में। अगर आप प्रत्यय नहीं करेंगे फिर तो उसमें हिंदी का शब्द हो जाएगा ना। अगर राम शब्द हम लोग केवल बोलते हैं तो ये तो फिर हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, हम तो संस्कृत भाषा सीख रहे हैं ना। तो इसीलिए हमें प्रत्ययों का प्रयोग भी करना है, बिना प्रत्यय लगाए कोई भी शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते, ये नियम है, अपदम न प्रयुंजित, कि बिना पद बनाए मतलब बिना प्रत्यय लगाए किसी भी शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है। आगे छठा नियम है कि एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से केवल एक का ही केवल आप लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो अब जैसे ये छात्र है, तो छात्र के लिए आप छात्र का भी प्रयोग कर दें, शिष्य का भी प्रयोग कर दें, बालक का भी प्रयोग कर दें, ऐसे नहीं करना है। छात्र पढ़ता है तो बस छात्र पठती। ठीक है, एक का ही केवल प्रयोग करना है, सबका प्रयोग नहीं करना है हमें, है ना। तो ये कुछ सामान्य सामान्य से नियम थे। आप लोगों को इन 6 नियमों में से कहीं भी कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो अब हम लोग अनुवाद के अभ्यास पर चलेंगे। बताइए किसी को कोई समस्या हो इन 6 नियमों में तो बताएंगे बोल करके। समस्या नहीं है किसी को भी? मेरी आवाज आप सभी तक जा रही है अच्छे से? ठीक है, आ रही ठीक है, है। आ रही है। जी जी जी, ठीक है। और आगे योगेश जी, वंदना जी, वैभव जी, आप सभी को कोई समस्या नहीं है इन 6 नियमों में? सब आसानी से? जी नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं इसके अभ्यास पर। तो ये सामान्य सामान्य इसके अभ्यास हैं। ऊपर भी कुछ उदाहरण भी लिखे गए इसमें, जैसे वह पढ़ता है, तो सह क्या है, प्रथम पुरुष का है, पठती भी प्रथम पुरुष के एक वचन की
धातु है, क्रिया का रूप है पठती। वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठता हो जाएगा, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती हो जाएगा। आप यहाँ आते हैं तो यहाँ का मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ का हो जाएगा अत्र, है ना, भवान ये हो जाएगा और आगे आगच्छति, है ना, भवान अत्र आगच्छति। आप दोनों हंसते हैं तो भवन्तौ हो जाएगा, भवान भवन्तौ, है ना। आप सब आते हैं, आप सब जाते हैं तो भवन्तः, ये रूप बनेगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है, भवान भवन्तौ भवन्तः। ऐसे ही भवती भवत्यौ भवत्यः, ठीक है। इस प्रकार से इनको, वहां क्या हो रहा है तो वह वहां के लिए होता है तत्र, क्या का होता है किम, भवती का होता है हो रहा है, ठीक है। तो आगे अब चलिए मैं पिछला वाला ही पेज कर देता हूं ताकि वहां से आप लोगों को शब्द अच्छे से दिखेगा। ये शब्दकोश जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब मैं जो अभ्यास के कुछ अनुवाद हैं इन सबको मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, योगेश जी से। आप बताएंगे यह लिखता है, इसका अनुवाद क्या होगा, बताइए। सह लिखति। सह लिखति, है ना। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। अब आगे आगे भी कुछ अनुवाद हैं। एक मिनट बस। चलिए कुछ अनुवाद हैं आगे। बताएंगे वृषभ जी, आप बताएंगे कि वह गांव जाता है। बताएं, वाक्य बनाइए आप। वह गांव जाता है। सारे शब्द इस इन शब्द कोशों में ही है ना। वह का शब्द भी इसी में है, गांव का भी इसी में है, जाता है भी इसी में है। इसी में से देख करके बनाएंगे अपने हिसाब से। बनाइए वाक्य। फिर से एक बार बोलेंगे। सः गृहं गच्छति। हाँ, ग्रामम गच्छति, सह ग्रामम गच्छति, ठीक है। चलिए ओके, आगे चलते हैं। आगे कौन है, वंदना जी हैं शायद, एक मिनट देख लूं मैं। हाँ, आगे वंदना जी का नंबर आ रहा है अब। आप बताएंगी वह आता है। ध्यान से वाक्य सुनेंगी, वह आता है, इसका वाक्य बनाइए। सः आगच्छति। सह आगच्छति, ठीक है, बहुत सुंदर। किसका नंबर है, वैभव जी का नंबर है आगे, आप म्यूट कर लीजिए। वैभव जी का नंबर है, आप बनाएंगे बालक पढ़ता है। वैभव जी आप बनाइए वाक्य, बालक पढ़ता है। वैभव जी आवाज आ रही है। जी चलिए, हाँ बोलिए, बालक पढ़ता है, बोलिए क्या होगा इसका। बालकः पठति, वैसे मैंने लिख दिया था। हेलो। अच्छा अच्छा, हाँ वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना पीडीएफ में, इसमें फिर बैक करना पड़ता है। बोल करके आप लोग बताइए, जी जी, म्यूट कर लीजिए, बालकः म्यूट। पठति। ठीक है, बालक पढ़ती। आगे कौन है वैभव जी के बाद, सुरेंद्र जी हैं, ठीक है। आप बताएंगे सुरेंद्र जी, राम, आप बताएंगे इसका अनुवाद, राम लिखता है। सुरेंद्र जी आप इसका करेंगे अनुवाद, राम लिखता है। रामः लिखति। चलिए ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला नंबर है पूरन सिंह जी का, आप बताएंगे मनुष्य हंसता है। मनुष्य हंसता है, बनाएंगे इसका वाक्य। मनुष्यः हसन्ति। मनुष्य हंसता है, एक मनुष्य हंसता है बस। मनुष्य हस्ति।
मनुष्यः हसति, पूरा अच्छे से बोलिए, ठीक है। मनुष्यः हस्ति हसति, ऐसे बोलिए, हसति, पूरा आना चाहिए ना, नरः हस्ति हसति, है ना, हसति, ठीक है। नरः हसति, मनुष्य हसति, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला नंबर किसका आ रहा है? हाँ, माया जी का नंबर आ रहा है। आप बताएंगी राजा यहाँ आता है। माया जी आप बनाएंगी वाक्य, राजा यहाँ आता है। सारे शब्द इसी शब्दकोश के अंदर ही हैं, इसीलिए इसको अत्र देख लेते हैं। आगच्छति, फिर से एक बार राजा बोलेंगे। अत्र, राजा अत्र आगच्छति, राजा का या तो तो अभी शब्द नृप आया ही नहीं इसमें, है ना। जी हाँ, नृपः अत्र आगच्छति, ठीक है, नृपः, आगच्छति। ठीक है, बहुत सुंदर। म्यूट कर लीजिए। आगे अंकित जी हैं, आप बताएंगे राम विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद करेंगे आप। राम विद्यालय रामः विद्यालयं गच्छति। जाएंगे। आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है आवाज, बोलिए। रामः जी, विद्यालयं गच्छति। गच्छति, बहुत सुंदर। चलिए आगे अब चलते हैं, अगला नंबर किसका है? आरती जी का है, ठीक है। आरती जी आप बताएंगी आप वहां जाते हैं, इसका अनुवाद बनाइए आरती जी आप शीघ्रता से। आप वहां जाते हैं। एक बार दोबारा बोलना। आप वहां जाते हैं। भवान तत्र हम्म, गच्छति। भवान तत्र गच्छति, बहुत सुंदर। एक मिनट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फिर से ऊपर के क्रम से ही चलेंगे हम नीचे। तो सबसे पहले आरती जी ही आप एक और अनुवाद आप कीजिए, वह मनुष्य कहाँ जाता है, इसका भी आप वाक्य बनाएंगी। वह मनुष्य कहाँ जाता है। सः मनुष्यः कुत्र गच्छति। हाँ, बहुत शोभनम, बहुत सुंदर। आगे अंकित जी आप बनाएंगे, वे दोनों हंसते हैं। वे दोनों हंसते हैं। तौ हसन्ति। तौ हसतः, है ना, तौ हसतः। हसतः, हसत। ठीक है बेटा जी। माया जी आप वाक्य बनाएंगी, वे दोनों कहाँ जाते हैं। माया जी आप बनाएंगी वाक्य। जी, वे दोनों तौ कुत्र गच्छतः। तौ कुत्र गच्छतः, बहुत सुंदर, ठीक है। अब आगे किसका नंबर आ रहा है, एक मिनट। पूरन सिंह जी आप बनाएंगे, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। पूरन सिंह जी आप वाक्य बनाएंगे, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, वाक्य बनाएंगे आप। द्वे नरः आगच्छति आगच्छत् द्वे, फिर से वाक्य बोलेंगे आप। द्वे नरः हम्म, आगच्छत्। द्वे का तो प्रयोग इसमें कहीं आया ही नहीं। द्वे देखिए इन शब्दकोशों में कहीं आया हुआ है, ये जो ऊपर है अभी नहीं 25 नहीं, शब्दकोश। फिर से वाक्य बनाइए, शुद्ध कीजिए नरौ इसको। हाँ नरौ हाँ, आगच्छत् आगच्छतः, बोलिए। आगच्छतः आगच्छतः, हाँ, बोल आगच्छतः। बोल बोल के अभ्यास करना है इसको, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। आगे चलते हैं, सुरेंद्र जी का नंबर आ गया। अब आगे आप बताएंगे, दो राजा वहां जा रहे हैं। सुरेंद्र जी आप वाक्य बनाएंगे, दो राजा वहां जा रहे हैं। नृपौ तत्र जी, गच्छतः। गच्छतः, बहुत सुंदर।
अब आगे किसका नंबर आया? सुरेंद्र जी के बाद वैभव जी का आया। ठीक है, थोड़ा सा वाक्य बड़ा है, ध्यान से देख करके आपको वाक्य बनाना है। वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। बनाएंगे इसका वाक्य। वैभव जी आप। वैभव जी आवाज आ रही है? शीघ्रता से बनाएंगे। मेरी वाणी आ रही है? जी 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 आ रही है आवाज, बताइए। तौ यत्र हाँ जी गच्छतः जी तत्र हसतः। जी हंसता। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे वंदना जी आपका नंबर आ गया फिर से। ध्यान से वाक्य बनाएंगे। वे सब यहाँ आते हैं। वंदना जी आप वाक्य बनाएंगे इसका। वे सब यहाँ आते हैं। वंदना जी आवाज आ रही है? शीघ्रता से बोलेंगे जी। ते अत्र हाँ आगच्छन्ति। आगच्छन्ति। ते है ना? ते अत्र आगच्छन्ति। ठीक है, ते अत्र आगच्छन्ति। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे वृषभ जी आप बताएंगे, आपका नंबर आ गया फिर से। वृषभ जी आप बनाएंगे वाक्य। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। आप बनाएंगे इसका अनुवाद। वृषभ जी। योगेश जी आप बताइए। योगेश जी आप वाक्य बनाएंगे। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। हाँ, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, है ना? हर एक शब्द को खोल खोल करके बोलना है। चलिए, बहुत सुंदर। आगे फिर से वृषभ जी आपका नंबर। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? वृषभ जी आप वाक्य बनाएंगे। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? चलिए, उनके यहाँ कुछ आवाज की समस्या है। अंकित जी आप एक वाक्य बनाएंगे। आप सब पढ़ रहे हैं। आप सब पढ़ रहे हैं। भवन्तः जी। पठन्ति। भवन्तः पठन्ति। बहुत सुंदर। चलिए, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अब आगे चलिए। अब मैं एक गलत वाक्य बोलूंगा और आप में से जिसका क्रम आएगा वो उस वाक्य को ठीक करेंगे। ठीक है, आप लोगों को उस वाक्य को शुद्ध करना है। मैं अशुद्ध वाक्य बोलूंगा, आप लोगों को उस वाक्य को शुद्ध करना है। ठीक है, तो रामौ पठति। रामौ पठति। वंदना जी आप इसको ठीक कीजिए। रामः पठति। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। मनु हाँ, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। मनुष्याः आगच्छतः। मनुष्याः आगच्छतः, इसको शुद्ध करेंगे। सुरेंद्र जी आप। मनुष्याः आगच्छतः, इसको शुद्ध करेंगे आप। मनुष्याः आगच्छन्ति। ठीक है, मनुष्याः आगच्छन्ति। बहुत सुंदर। अब आगे एक और वाक्य है। बालकाः विद्यालय गच्छति। बालकाः विद्यालय गच्छति। माया जी आप इसको ठीक करेंगे वाक्य को। बालकाः विद्यालय गच्छति। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए, अब आगे एक और वाक्य है, आप लोग म्यूट कर लेंगे। यत्र यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति।
यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति। वैभव जी आप इसको ठीक करेंगे। यत्र, एक बार पुनः दोहरा दीजिए। यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति। हाँ, यत्र गच्छतः तत्र हसतः। तत्र हसतः, बहुत सुंदर। अब आगे एक और वाक्य है, भवान तत्र गच्छसि। भवान तत्र गच्छसि। आरती जी आप इसको ठीक कीजिए वाक्य को। भवान तत्र गच्छति। हाँ, भवान तत्र गच्छति, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप सभी ने अभ्यास किया, बहुत सुंदर। अब आगे दूसरा वाला जो अभ्यास है, मैं इसका सामान्य सामान्य नियम आप सभी को समझाऊंगा और इस वाले अभ्यास को आप लोगों को होमवर्क के रूप में इसको करके आना है, ठीक है। और मैं बताऊंगा होमवर्क कब भेजना है। इसमें भी देखिए, इसमें 25 शब्द इसमें भी जुड़ रहे हैं, नए नए शब्द, ठीक है। ये अब अभ्यास 2 है। स्क्रीन आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रही है ना? कोई समस्या तो नहीं है? बताएंगे एक बार। स्क्रीन अच्छी प्रकार से आप लोगों को दिखाई जी दे रही है दिखाई अच्छे दे। से? चलिए ठीक है, जी दिख रही है जी। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। तो ये अभ्यास 2 है, इसके अंदर भी 25 शब्द ऐड हो रहे हैं, तो अब कुल मिला के आपके पास शब्द कितने हो जाएंगे? 50 शब्द हो जाएंगे। तो इन सभी शब्दकोशों को अच्छे से स्मरण करना है। अब ये क वाला आ गया क्रम। क वाले क्रम में क्या था? संज्ञा या सर्वनाम शब्द थे। तो इसमें सबसे पहले सर्वनाम शब्द आ रहे हैं। त्वम, त्वम का मतलब तुम, तू। युवाम मतलब तुम दोनों, तुम सब। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है ना, ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है। अब आगे कुछ संज्ञा शब्द भी आएंगे, जैसे फलम मतलब फल, पुस्तकम मतलब पुस्तक, पुष्पम मतलब पुष्प फूल, पत्रम मतलब चिट्ठी अथवा पत्ता, भोजनम मतलब भोजन, जलम मतलब जल, राज्यम मतलब राज्य, सत्यम मतलब सत्य, गृहम मतलब घर, वनम मतलब वन, है ना। ये शब्द आप सभी ने सुने होंगे, ये संज्ञा शब्द हैं और आप सभी ने ये शब्द सारे सुने हुए हैं, ठीक है। और इन शब्दों में थोड़ा सा अलगाव है पहले के शब्दों से, ठीक है। ये शब्द क्या है ना, सभी शब्द नपुंसक लिंग के समान इन सभी का रूप चलता है ना। जैसे रूप कैसे चलेगा? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और इसके बाद का जो भी रूप है सब राम के समान, पुरुष के समान इसका रूप चलता है ना। ठीक है, नीचे भी ये लिखा हुआ है ना, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। 2 का बस फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा रूप आप लोग साथ साथ में बनाएंगे तो आप लोगों का अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को नाम बोलता हूँ, आप सभी रूप बनाएंगे इसका। सबसे पहले आरती जी, ये जो है ना पुस्तकम, आप इसका रूप बनाइए। दो दो विभक्तियों में इसका रूप बनाइए शीघ्रता से। मेरे एक बार समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताना तब बनाऊंगी। बस इसको ऐसे बोलना है, जैसे फल का रूप बनता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथम विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति होगी। बस दो दो विभक्तियों तक का रूप बनाना है इसको, है ना। अब ऐसे ही पुस्तक का आ गया तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। इतना बताना है आप लोगों को, बस 2 विभक्तियों तक का रूप, ठीक है। अब आगे आरती जी आप करेंगी पुष्पम का। चलिए पुष्पम का आप रूप बनाइए। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। हाँ, पुष्पाणी, हाँ आगे आगे पुष्पम बोलिए। पुष्पे पुष्पाणि। हाँ ठीक है, ठीक। 2 विभक्तियों तक का रूप बनाना है। आगे पत्रम, पत्रम शब्द का रूप आप बनाएंगे। अंकित जी आप शीघ्रता से आप बनाएंगे पत्रम शब्द का रूप। अभी स्वर्ण से बाहर है। अच्छा, बस बस इतना ही बस बताना है। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। पत्रम पत्रे पत्राणि, जी, पत्रम पत्रे पत्रम पत्राणि। पत्रे, जी जी, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, ठीक है, बस इतना ही। आगे माया जी आप इसका करेंगे भोजनम का, आप बनाएंगी 2 विभक्तियों में रूप। भोजनम भोजने भोजनानि, भोजनम जी भोजने भोजनानि। ठीक है। पूरन सिंह जी आप बनाएंगे आगे, जलम का आप बनाएंगे। जलम जले जलानि,
जलम हाँ। जले जलानि। सुरेंद्र जी आप आगे बनाएंगे राज्यम का। राज्यम राज्ये राज्यानि, राज्यम राज्ये राज्यानि। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब के रूप बनेंगे। दो में आप लोगों को निश्चित रूप से याद कर लेना है, और अगर दो याद करते हैं तो बाकी सब क्या है, रामः पुरुषः के समान ही इसका रूप चलता है। ठीक है, तो इसको आप सभी को याद रखना है। अब आगे आता है ख वाला क्रम हमारा। ठीक है, ख वाले क्रम में क्या है, धातुएं हैं। तो जैसे रक्ष धातु है, रक्ष का मतलब क्या हो गया, रक्षा करना। ठीक है, तो इसका क्या करना है ना, इसका भी चलिए कुछ लोगों से मैं बुलवाता हूँ। इसका आप लोगों को रक्ष का मध्यम पुरुष का रूप आप सभी को बोलना है। जैसे रक्ष का हो जाएगा रक्षसी, रक्षथः, रक्षथ। ठीक है, तो वैभव जी आप बताएंगे इसका वध धातु का रूप मध्यम पुरुष के 3 रूप, बस आप बोल करके बताएंगे। जी वदसि, वदथः, जी, वदत्। वदथ। आगे वंदना जी आप इसका बनाएंगी, पच धातु का रूप आप बनाएंगी। पच अर्थात पकाना, मध्यम पुरुष के 3 रूप बस आप शीघ्रता से बोल करके बताएंगे। वंदना विश्वकर्मा जी आप शीघ्रता से बताएं। हाँ पच, बोलिए। पचसी, पचथ, पचथ। पचसी, पचथ, पचथ। ठीक है, बहुत सुंदर। वृषभ जी, वृषभ जी आपको आवाज आ रही है? आप आगे वाली जो धातु है पत, इसका रूप आप बनाएंगे, मध्यम पुरुष के तीनों रूप। पतसी, जी पतथा, पतथ। हाँ, हाँ पतसी, पतथा, पतथ। आगे योगेश जी आप इसका रूप बनाएंगे, नम धातु का रूप मध्यम पुरुष में। नमसि, नमथः, नमथ। चलिए बहुत सुंदर हो गया। तो ये क वाला क्रम हमारा समाप्त हो गया, और जो धातुओं का क्रम था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे ग वाले का नंबर आता है, ग वाले शब्द के भाग का नंबर आता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं अव्यय शब्द या क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, तो इसमें अलग अव्यय ऐड हो रहा है। अद्य अर्थात आज, संप्रति मतलब अब, इदानीम का मतलब भी होता है अब, अधुना का मतलब भी होता है अब, यदा मतलब होता है जब, तदा मतलब होता है तब, कदा मतलब होता है कब। लगभग आप सभी ने ये सारे शब्द क्या है ना सुने हुए हैं, कुछ नया नहीं है इसमें से। ठीक है, तो ये अव्यय शब्द है, इनका भी प्रयोग होता है। अब आगे फल से लेकर के वन तक के रूप बता दिया। फलवत तो ये हमने अभ्यास कर लिया, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इसी के समान इन सब का रूप बनना है। रक्ष से लेकर के नम तक भवती के समान रूप चलना है, ये भी हमने अभ्यास कर लिया। तो इनके दो में कह रहा है कि आप दो में याद कर लीजिए, है ना। जब ये दो में कहेगा कि दो में याद करना है, तो आपको सातों विभक्तियों के रूप याद कर लेने हैं, है ना, क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, और आगे कुछ इस प्रकार से इसके संक्षिप्त रूप भी इसमें बता रहा है कि जैसे रामः रामौ में अह औ आह इस प्रकार से प्रत्यय जुड़ रहे थे, तो इसमें अम ए आनी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो इस प्रकार से प्रत्यय इसमें जुड़ेंगे। तो ये भी बहुत आसान है, कुछ ऐसा कठिन नहीं है, अलग नहीं है, ये सब आप लोगों को पता है। अब आगे कुछ शब्दों में कह रहा है कि पुष्प और पत्र में जहां पर न आएगा वहां पर आप ण कर दोगे। ठीक है, तो इस नियम को मैं आप सभी को कल अच्छे से बताऊंगा। बस इतना याद रखिए, आप लोग नोट कर लेंगे कि जिस किसी शब्द में भी ना, आप लोग नोट कर लेंगे, जिस किसी शब्द में भी र हो अथवा मूर्धन्य शकार हो, तो उसका जो रूप बनेगा ना, उसके रूप में जहां भी न आएगा उसको ण हो जाता है। ठीक है, जैसे राम शब्द है ना, राम, राम का तृतीया एक वचन में क्या रूप बनता है, रामेण, है ना। बालक का क्या बनता है, बालके न, लेकिन राम का क्या हो जाता है, रामेण, है ना। तो ऐसे ही पुष्प का क्या बन जाएगा, पुष्पाणि, क्योंकि यहाँ पे मूर्धन्य शकार है ना, इसमें मूर्धन्य शकार है। तो इसको याद रखेंगे, जिस शब्द में र हो अथवा श हो, तो उसका जो न वाला जो रूप बनेगा, जिसके अंतिम में न आएगा, उसमें ण हो जाया करेगा। जैसे पुष्पाणि, पत्र में भी क्या है, र है, इसीलिए पत्राणि हो गया, है ना। ऊपर भी हम लोग यदि देखें इसमें, तो ऊपर भी कुछ न कुछ शब्द हमें मिल जाएंगे इस प्रकार के।
ऊपर अगर चलते हैं तो जैसे ठीक है, ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कौन-कौन से और शब्द हैं? फलम में तो नहीं है, भोजनम में भी नहीं है, जलम में भी नहीं है, राज्यम में भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, सत्यम, गृहम। गृहम है जैसे है ना, ग में भी र है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? गृहाणी हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है? तो ये कुछ-कुछ शब्दों में ये नियम लागू होता है। राज्य में भी होगा, राज्याणाम। हाँ, 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 राज्य में भी होगा। ठीक है, ठीक है। राज्य में तो र है ना? हाँ, र है। मैं श खोज रहा था इसमें। ठीक है? तो राज्य में भी र है, इसीलिए राज्यानाम हो जाएगा, राज्यम, राज्य, राज्यानि इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, आगे भी कुछ नियम आ रहे हैं इसमें। इन नियमों को भी समझना होगा हमें। मध्यम पुरुष के ये रूप हैं, आप सभी ने अच्छे से देख लिया। ये प्रत्यय इसमें जुड़ मेरा एक जाते हैं। सवाल था। असि, अथः, अथ। हाँ जी, बोलिए। जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि संप्रति, इदानीम और अधुना, इन तीनों का मतलब अब है, तो ये जी, किसी वाक्य में मतलब कि कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, या फिर इनका कुछ जी। अलग से नियम है कि यहाँ पे संप्रति कहीं आएगा, भी यहाँ कर पे सकते हैं इदानीम प्रयोग, आएगा? कहीं भी कर सकते हैं प्रयोग। इसका कुछ भी विशेष नियम नहीं है। इनका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, है ना? ठीक, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो इन धातुओं के रूपों के विषय में इसमें बात हो रही है नियम नंबर 2 में। तो ये भी आसान है, आप सभी को कुछ देखना नहीं है। रक्षसी, वदसी, पचसी ये सब आपने ऊपर रूप बनाए ही हैं। ठीक है? अब आगे चलते हैं। ये वचनों की बात कर रहे हैं, जो हमने पहले ही क्लास में सब कुछ पढ़ लिया था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये सब आपको पता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना? एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 3 या अधिक के लिए बहुवचन, है ना? तो कुछ इसमें नया नहीं है, जहाँ नया होगा हम लोग बस उसी को पढ़ेंगे। आगे 3 पुरुष होते हैं, ये सब भी आप लोगों ने पढ़ लिए। प्रथम पुरुष है ना, अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम ये आ जाएगा प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब आएगा। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब आएगा। ये सब हमने पढ़ लिया है पहले ही, इसीलिए मैं इसको शीघ्रता से कर रहा हूँ। और संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां देखने को मिलती हैं हमें। ठीक है? और उनके नाम और चिन्ह ये हैं, ये सब मैंने आप लोगों को पहले ही कक्षा में बता दिया था। ठीक है? पहले ही कक्षा में ये सब मैंने आपको बता दिया है, किसका किसका कौन कौन सा क्या क्या चिन्ह होता है, क्या उसका मीनिंग होता है। तो पहली वाली क्लास को आप सभी को और अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है। अब इस अभ्यास में कुछ विशेष नियम नहीं है। ये नियम ये कह रहा है, नियम नंबर 7, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अचहीनम परेण संयोज्यम। ठीक है? तो इसमें ये कह रहा है कि कोई भी हल व्यंजन हो और उसके आगे यदि स्वर हो ना, तो वो उससे आप उसको मिला देंगे। जैसे त्वम शब्द में क्या है, म पर हलंत है और आगे अ आ गया, स्वर आ गया, तो इसमें इसको जोड़ देंगे, त्वमद्य ऐसे कर लेंगे। यूयम में आ गया इदानीम, तो यूयम इदानीम, है ना? और आगे ये भी कहा कि ये नियम क्या है, ऐच्छिक है। अगर आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, इच्छा नहीं है तो आप मत कीजिए। ठीक है? और वैसे कर लेंगे तो अच्छा लगता है, थोड़ा-सा सौंदर्य वाक्य का बढ़ जाता है ना? तो जहाँ भी हलंत होगा उसके आगे यदि इस प्रकार से होगा, तो आप इसको इसमें मिला लेंगे, है ना? अगर कोई जैसे त्वम शब्द है, त्वम शब्द के आगे यदि मान लीजिए त्वम शब्द के आगे अगर कोई ऐसा शब्द है, पुस्तकम ऐसे है, त्वम पुस्तकम। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर त्वम शब्द के आगे अगर ये होगा, स्वर होगा, तो इसमें इसको मिला लेंगे, त्वमध्य कर लेंगे। ठीक है? लेकिन अगर त्वम शब्द के आगे अगर कोई व्यंजन आ जाता है, हलंत के आगे अगर कोई व्यंजन आ जाता है, जैसे पुस्तकम, ये व्यंजन आ गया, तो त्वम का जो ये मकार है ना, इसको ऊपर कर लेंगे, इसको अनुस्वार के रूप में ऐसे कर लेंगे। ठीक है? स्पष्ट हो रहा है? अगर ये आएगा, स्वर आएगा, तो इसको इस प्रकार से कर लेंगे, त्वमध्य, है ना? लेकिन अगर व्यंजन आएगा तो इसको त्वम को, इसका जो म था इसको अनुस्वार के रूप में कर लेंगे, त्वम। ठीक है? इतना आपको समझना है। अहम आ गया, अहम में भी क्या है, म पर हलंत है। अहम आ गया, आगे आ गया विद्यालयम, तो व क्या है, व है व्यंजन है, इसीलिए उसमें क्या करेंगे हम लोग, अहम के म को ह के ऊपर कर देंगे। ठीक है? तो ये कुछ कुछ नियम थे। अब इसके वाक्य हैं,
वाक्यों को आप सभी को अच्छे से बना करके आना है। मैं एक बार वाक्य आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना? पीडीएफ में आप लोगों को वाक्य दिख जाएगा, मैं ग्रुप में भी इसको शेयर कर दूंगा। अच्छी प्रकार से इन वाक्यों को आप लोगों को कंप्लीट करके आना है। टाइम कितना हो गया? कुछ और पढ़ाया जा सकता है क्या? 26 हो गए, है ना? चलिए, चीज चीजें बहुत ज्यादा आज हुई नहीं है, बहुत कम ही आज पढ़ाई हुई है। एक छोटी सी चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हर एक चीज का क्या होता है ना, मैं बांध करके चलता हूँ। अगर वो नहीं हो पाएगा कंप्लीट तो फिर छूट जाता है ना वो। तो हर रोज का एक निश्चित पाठ योजना जो भी तैयार होती है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना? तो ये मैंने जब डेमो क्लास हमारी हो रही थी तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्णमाला संस्कृत में कितने होते हैं वर्ण? 63 वर्ण होते हैं, ठीक है? 63 वर्ण होते हैं। तो ये मेरी गुरुकुल की कॉपी थी, जिसको मैंने बहुत पहले बनाया था, नोट किया था। तो मैंने उसी का फोटो खींच करके आप लोगों के सामने शेयर कर दिया ये। और ये आपको टीचमेंट पे भी आपको ये पेज मिल जाएगा। तो ये 63 जो वर्ण है, इसको आप लोगों को समझना है। छोटी सी बात है, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 5 मिनट में इस बात को समझा दूंगा आप लोगों को। 63 जो वर्ण है, इनकी काउंटिंग कैसे कैसे हो रही है, इसको हमें समझना है। तो ये स्वर होते हैं, ठीक है? सबसे पहले स्वरों को देखते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 22। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 22, ठीक है? स्वरों की संख्या 22 हो जाती है। कुछ लोग 21 भी मानते हैं, कुछ लोग 22 भी मानते हैं, तो इसमें 22 माना गया है। तो जैसे अ है, अ का एक रूप होता है ह्रस्व अ, दीर्घ होकर के यही आ हो जाता है, और प्लुत होकर के क्या बन जाता है? अ पे 3 लिख देते हैं, है ना? मतलब ह्रस्व का मतलब एक मात्रा, दीर्घ का मतलब 2 मात्रा, अर्थात एक मात्रा का मतलब क्या हो गया? बस अ, इतना बोलना है। दीर्घ का मतलब क्या हो गया? आ, ऐसे बोलना है। और प्लुत का मतलब क्या हो गया? 3 गुना उसको समय दे करके बोलना है, अर्थात इस प्रकार से हमें बोलना है। आ, इस प्रकार से हमें बोलना है इसको, ठीक है? तो ई, उ, री, है ना? ई, उ, री, इन चारों के क्या होते हैं? 3-3 भेद होते हैं, है ना? 3-3 भेद इनके हो जाते हैं। जो ये री है, इसको भी संस्कृत में स्वर माना जाता है। तो इसका ह्रस्व और इसका प्लुत होता है। री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। तो ये एक नियम है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। री वर्ण का क्या होता है? दीर्घ नहीं होता है। अब आगे जो ए आता है, तो ए को दीर्घ माना जाता है ना, ये ह्रस्व तो होता नहीं है ए। अ और ई के मेल से बनता है, इसीलिए इसको दीर्घ माना जाता है ए। तो इसका दीर्घ और प्लुत होता है। ऐ जो होता है, इसका भी दीर्घ और प्लुत होता है। ओ का भी दीर्घ और प्लुत होता है, औ का भी दीर्घ और प्लुत होता है। तो ये 4 का मिला करके हो रहा था 12, री का होकर हो गया 14, और 14 2 18, 18, 4 का मिला करके हो रहा था 12, 12 2 14, 14 16, 18, 20 और ये 22। तो यहाँ तक के ये 22 स्वर हो जाते हैं। तो इसको आप लोगों को अच्छी प्रकार से देख लेना है। ये 22 स्वर हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर संस्कृत में कोई भी हम लोग भाषा पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसमें जो 63 वर्ण है, क्या पता कोई पूछ दे कि 63 कैसे होते हैं? हम लोगों ने तो कभी सुना ही नहीं है, हिंदी भाषा वाले लोग, है ना? तो आप लोगों को इस प्रकार से बताना पड़ेगा, यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आगे जो ये हमारे जो 5 होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जो प्रथम के होते हैं, इसी के वर्ग के रूप में शब्दों को बांटते हैं, अक्षरों को, वर्णों को बांटते हैं। तो ये 5 का हमारा समूह बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श। अब आपसे संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? तो आप लोगों को क्या बोलना है? 25 होते हैं ना? 25 होते हैं, क्योंकि 5 इसके हो जाते हैं क वर्ग के, 5 च वर्ग के, 5 ट वर्ग के, 5 त वर्ग के और 5 प वर्ग के। तो ये 25 वर्ण होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ये 4 अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ होते हैं 4, और ये ऊष्म भी होते हैं 4, ठीक है? तो इनको भी अच्छे से
लेना है। अब ये जो है इनको स्पर्श क्यों कहते हैं, इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं और इसको ऊष्म क्यों कहते हैं, ये मैं कल की कक्षा में आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से इनकी परिभाषा के साथ में। फिलहाल यहाँ तक ही हमें समझना है। तो ये कितने हो गए, 22 स्वर हो गए और 25 ये हो गए, है ना। 25 और 22 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 47। ठीक है, 25 और 22 करेंगे तो 47। 47 में भी ये +4 कर लीजिए और यहाँ भी +4 कर लीजिए। 47 और 8 करेंगे तो 55 हो जाएंगे। ठीक है, 47 और 8 55 हो जाएंगे। यहाँ तक के 55 हमारे वर्ण कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आगे भी 8 वर्ण आते हैं। अयोगवाह के रूप में भी 8 ये वर्ण प्राप्त होते हैं, जिसमें से कुछ कुछ का प्रयोग हमारे सामान्य संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में होता है और कुछ का प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है ना। तो ये जो विसर्ग वाला जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, विसर्जनीय। ठीक है, विसर्ग जो है इसको क्या कहते हैं, विसर्जनीय। एक इस प्रकार की आकृति वाला वर्ण होता है, इसको कहते हैं हरस्व। एक एक ये हरस्व होता है। और एक इस प्रकार का होता है, इसे कहते हैं दीर्घ। और एक ये इस प्रकार का होता है, ऊपर से ऐसे नीचे से ऐसे, इसको जिह्वा मूल्य कहते हैं। बस हमें जानना है कि ये वर्ण होते हैं, इनका सबका प्रयोग क्या है ना, वेदों में होता है, एक दो को छोड़ करके। ठीक है, तो आगे हमने 55 काउंट किया था, तो 55 और ये 4 कितने हो गए, 55 और 4 59 हो गए। ठीक है, अब आगे 4 बच रहे हैं, 4 को नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है अच्छे से, तो इसको देख लेते हैं। अब आगे इन सबको क्या क्या बोलते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं ना, ये कल बताऊंगा। आज बस 63 वर्ण जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रकार की आकृति वाले को उपदमानीय कहते हैं ना। पिछला वाला जो था वो इससे अलग था, वो इस प्रकार से था, वो इससे अलग है। एक ही प्रकार के होते हैं, बस कुछ कुछ वर्णों के साथ में इनका प्रयोग होने से अलग अलग नामकरण इनका हो गया है। ठीक है, उपदमानीय वाले का होता है प या फ के आसपास आते हैं तब उपदमानीय कहा जाता है। और वो जो था उसका क्या नाम था, यहाँ पर जिह्वा मूल्य कहा जाता है। जब क या ख के पहले या बाद में आते हैं तो इनका नाम जिह्वा मूल्य पड़ता है। और ऐसे इनका उपदमानीय नाम कब पड़ता है, जब प या फ के आसपास आते हैं तो। ठीक है, अनुनासिक चिन्ह आप लोग जानते हैं इस प्रकार से होता है। और यह अनुस्वार, इसका भी प्रयोग हमारी लौकिक भाषा में होता है, तो ये भी आप लोगों को पता है। और ये एक आकृति है, ये भी एक वर्ण होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक वर्ण होता है और इसको ड़ कह करके इसका उच्चारण करते हैं, ड़। जैसे ऋग्वेद का जो सबसे पहला मंत्र है ना, वो क्या है, अग्नि मीड़े। अग्नि मीड़े, है ना, अग्नि अग्नि मी, मिले। है ना, अग्नि मीड़े। तो यहाँ पर ये जो होता है ना, ये होता है। ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग, म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग। तो ये जो वर्ण होता है इसको ड़ करके क्या करके बोलते हैं, अग्नि मीड़े ऐसा बोलेंगे। अग्नि मिले नहीं, इसको बोलेंगे अग्नि मीड़े, अग्नि मीड़े। ना ड बोलना है ना आपको ण बोलना है, मीड़े। थोड़ा सा अलग प्रकार से इसका उच्चारण होता है। तो ये जो 4 है इनको यम भी कहा जाता है। तो 59 हो रहे थे हमारे वर्ण, है ना। अब ये 4 हो गए तो कुल मिला के कितने हो गए, त्रिषष्ठी ये हमारे वर्ण हो गए। तो अब हम लोग संस्कृत भाषा में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं, है ना। तो इसको भी आप लोगों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है। और बाकी उसको स्वर क्यों कहते हैं, स्पर्श क्यों कहते हैं, ऊष्म क्यों कहते हैं, अंतस्थ क्यों कहते हैं, ये मैं आप लोगों को कल बता दूंगा यदि टाइम हो। वैसे 9 लोग तो हैं अभी भी जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग हिम्मत बांध करके। तो अगर 5 मिनट का मुझे और समय देंगे तो मैं अभी आप लोगों को स्पष्ट कर दूंगा। बताइए क्या इच्छा है, बता दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जी जी करवा दो। जी बता दिया जाए सर। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और थोड़ा थोड़ा नोट कर लेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है ना। तो सबसे पहले ये जो स्वर वर्ण है ना, स्वर को स्वर क्यों कहते हैं, ये सभी स्वर हैं। ठीक है, इस वाले क्रम में सभी स्वर हैं 22। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टीच मिनट पे मिल जाएगा, बस आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा अच्छे से। क्योंकि आज जो नोट कर लेंगे लिख लेंगे वो आपके पास हो जाएगा, नहीं नोट करेंगे तो फिर तो ऐसे ही
पता नहीं कितनी बार आपको पढ़ा दिया जाएगा लेकिन नहीं आएगा कभी भी, है ना? तो नोट कर लेना है। स्वर क्या कहते हैं? स्वर उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, ठीक है? इसकी दो छोटी सी परिभाषा आप लोग नोट कर लेंगे। जो स्वयं प्रकाशित हो अथवा जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रुक भी जा रहा हूं ताकि आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाशित हो अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। फिर से एक बार मैं बोलता हूं। जो स्वयं प्रकाशित होते हैं अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, ये स्वर की छोटी सी परिभाषा हो गई, है ना? अब आगे है, अब स्वर को आप लोग जानते ही हैं, अ, आ, ई, री, है ना? जो भी वर्ण हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें कोई और की आवश्यकता हमें नहीं है। अ, कितना सूक्ष्म शब्द है ये, बिल्कुल इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिक्स नहीं है, ना किसी और का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं इसके साथ में, है ना? तो इसीलिए इसको स्वर कहते हैं। आगे ये जो 25 स्पर्श हैं हमारे, इनको स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में ना जिह्वा का अलग अलग जगहों पर स्पर्श होता है। अभी बस इतना ही लिखिए। स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 25 वर्ण है ना, इनके उच्चारण में जिह्वा का भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श होता है, इसीलिए इनको इन सभी को स्पर्श कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं, जो 25 होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ये स्पर्श इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अलग अलग स्थानों पर स्पर्श होता है। ठीक है, अब किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा का कहाँ स्पर्श होता है, ये अभी आगे वाली जो क्लास होगी ना इसमें मैं बताऊंगा कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ कहाँ से किया जाता है। अभी बस 63 वर्णों को हमें समझना है। ठीक है, स्पर्श वर्ण क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अलग अलग स्थानों पर स्पर्श होता है, इसीलिए इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं अंतस्थ पर। शीघ्र आप लोग शीघ्रता से लिखेंगे, जिसका कुछ छूट जाएगा वो रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेगा। अंतस्थ क्यों कहते हैं? अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में ना हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ श्वास को लेकर के बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको अंतस्थ कहते हैं। ठीक है, ये वर्ण जो है ना, ये अंदर की तरफ थोड़ा सा कर करके बोले जाते हैं। जैसे आप लोग खुद से बोल करके देखिए, य थोड़ा सा अंदर की तरफ हम लोगों को जाना पड़ता है। अंदर ही अंदर जो बोले जाते हैं ना, उनको कहते हैं अंतस्थ। जो अंदर की तरफ जा करके जिनका उच्चारण किया जाता है, जैसे य, र, ल, व। स्वयं आप बोल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अंदर की तरफ आप जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सरल इसकी परिभाषा है, सरलता से बस समझते जाइए। आगे चलते हैं, एक और है ऊष्म। ठीक है, ऊष्म किसे कहते हैं? ऊष्म इसे कहते हैं ना कि जिन वर्णों के उच्चारण में सामान्य वर्णों की अपेक्षा ना ज्यादा ऊष्मा निकाली जाती है अथवा वायु का ज्यादा निष्कासन होता है। ठीक है, प्राण वायु का निष्कासन जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है ना, उसी को कहते हैं ऊष्म वर्ण। ठीक है, जैसे ये जो 3 श स श हैं, इनको आप लोग बोलेंगे तो उच्चारण में ज्यादा हवा थोड़ी सी निकलती है। जैसे आप लोग बोल करके देखिए, श, श, स, ह, है ना? आप लोग बोल करके देखेंगे तो इन वर्णों के उच्चारण में क्या हो रहा है ना, प्राण वायु थोड़ी सी अधिक निकालनी पड़ती है, तभी इनका उच्चारण शुद्ध शुद्ध हो पाता है। श, श, स, ह, है ना? बोल करके आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब ये वर्ण की छोटी सी परिभाषा मैंने लिखी है। वर्ण वर्णयन्ते व्यक्तम ध्वन्यक्तेति वर्णः, ध्वन्यन्ते इति वर्णः। ठीक है, जो स्पष्ट रूप से ध्वनि करते हैं उनको वर्ण कहते हैं। छोटी सी परिभाषा ये मैंने अपने लिए लिखी, आप लोग भी देख करके इसको याद कर सकते हैं। अयोग वाक्य किसे कहते हैं, ये भी एक छोटी सी परिभाषा है, आप लोग याद कर सकते हैं कि जो वर्ण व्याकरण शास्त्र में अनुपदिष्ट होते हुए भी कार्य को चला रहे हैं, मतलब वेदों के जो मंत्र हैं उसमें इनका प्रयोग मिल रहा है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई आपसे पूछेगा नहीं कहीं भी, बस जानकारी के लिए इसको हल्का सा समझ करके बस पता होना चाहिए कि त्रिषष्ठी वर्णों के अंदर ये वर्ण आते हैं, इनको अयोगवाह कहा जाता है। तो ये सारा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टीचमिंट पर। ठीक है, और आज की क्लास बहुत अनुपदिष्ट अर्थात जी अनुपदिष्ट अनुपदिष्ट मतलब व्याकरण शास्त्र में इनका उपदेश किया नहीं गया ना, व्याकरण शास्त्र में इनका उपदेश किया नहीं गया है ना। जैसे कई सारे वर्ण हैं, ये वाले वर्ण हैं, इसका तो किया गया है कहीं कहीं, जीवा मूल्य का कहीं कहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उपदेश नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन व्याकरण शास्त्र में तो नहीं है, लेकिन क्या है, वेदों के मंत्रों में ये हमें मिलते हैं। ठीक है, स्वरों में, स्वरों के उतार में, चढ़ाव में, उनके प्रयोग में। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि व्याकरण शास्त्र में तो अनुपदिष्ट है, लेकिन फिर भी ये कार्य को चला रहे हैं, फिर भी वेदों के मंत्रों में इनका प्रयोग होता है, ये वैदिक संस्कृत में इनका प्रयोग मिलता है हमें, इसीलिए इनको अयोगवाह कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए आज समय अधिक हो गया, आप सभी धैर्यपूर्वक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो कक्षा को समाप्त करेंगे हम लोग। जी, और ये जो सुरेंद्र ओष्म जी, वर्ण है, कौन सा वर्ण है? ओष्म वर्ण है जो जी, बोलते हैं, उनको बोलते समय गर्म हवा थे, तभी इसलिए उनका नाम ओष्म वर्ण है। नहीं, ऊष्म मतलब यहाँ पर उस प्रकार से, ऊष्म का मतलब होता है यहाँ पर प्राणवायु को ले रहे हैं ना, ऊष्म का मतलब यहाँ पर प्राणवायु को लेंगे, यहाँ पर बल गर्म हवा को नहीं बल लेंगे। जब हवा जब बाहर आती है मुख से, तो वो तो गर्म ही होती है ना, मुख से जो हवा आएगी वो थोड़ी सी गर्म होती है, क्योंकि वो शरीर के अंदर जा करके विभिन्न क्रियाओं को करने के बाद आती है ना। तो ऊष्म का मतलब वैभव जी ने भी बताया यहाँ पर बल, इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि जिनको बोलने में ज्यादा ऊष्मा बाहर आए या वायु बाहर आए, प्राणवायु बाहर आए, ऐसे। ठीक है, तो चलिए कल आप लोगों का अवकाश होगा, और आप सभी होमवर्क के विषय में एक बात को ध्यानपूर्वक सुन करके जाएंगे। कल आप सभी का अवकाश है। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा कल राहत मिलेगी, मुझे भी कल कहीं जाना वाना होगा, तो मैं संडे का दिन अपना फिक्स किया करूंगा ना। और कल तो टेस्ट नहीं होगा क्योंकि अभी 2 ही 3 क्लास हुई है, लेकिन आगे से हर एक संडे को प्रेजेंटेशन होगा, सुबह के समय और शाम के समय टेस्ट होगा। तो आप सभी तैयार रहेंगे, और हर एक व्यक्ति का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होगा, और आप सभी की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, और उसको अलग अलग जगहों पर जहां मुझे डालना होगा मैं डालूंगा भी, इस कक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, और आप सभी को उससे क्या लाभ होगा कि आप सभी बोलने से क्या होगा, आपकी वक्तृत्व कला का विकास होगा, आप बोलना सीखेंगे, आपकी वीडियो ऑन होगी, और आपको किसी भी विषय के ऊपर, इतने सारे जो विषय बताए जा रहे हैं, इन सभी के ऊपर कोई भी एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को दिया जाएगा, 10 मिनट या 15 मिनट तक आप लोगों को बोलना होगा। तो आप सभी इसके लिए तैयार रहें, जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। 3 दिन पहले मैं आप सभी का विषय जो है आप सभी को बता दूंगा, 4 या 5 बच्चों का या 6 बच्चों का एक साथ में वो प्रेजेंटेशन रखा जाएगा, ये हर सप्ताह होगा, और टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ये तो बाद की बात है, फिलहाल आप लोगों को अपना होमवर्क कंप्लीट करके मेरे पास भेजना है, और होमवर्क कंप्लीट करके जो गृह कार्य प्रश्नोत्तर वाला जो समूह है उसमें आप सभी को भेजना है, और उसमें भेजने का जो समय है आप सभी का, वो समय है शाम को जब 6 बजता है, 6 बजने में 10 मिनट पहले, मतलब 5:50 से लेकर के 6 बजे के बीच में आप सभी को अपना होमवर्क कंप्लीट करना है,
और उस पर एक पेज पर आप लोगों को लिखना है अपना नाम और अपना होमवर्क, उसका पीडीएफ बना के अथवा फोटो के रूप में इस 10 मिनट के अंदर ही आप लोगों को समूह में भेजना है, 5:50 से लेकर के 6 बजे तक। अगर 6 बजने में 1 मिनट या 2 मिनट बाद आप भेजते हैं तो फिर वो मान्य नहीं होगा, फिर आप मत ही भेजिएगा, है ना? फिर आप बाद में भेजेंगे तो फिर आप अपना ठीक कर लेंगे सबका देख-देख करके, है ना? तो ये सब नहीं करना है, ठीक है? तो निश्चित समय पर भेजना है। मैंने पहले ही कक्षा में बोला था कि जो भी नियम बनाए जाएँगे, उसका सभी को पालन करना है ना? क्योंकि नियम हमारी उन्नति के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है? तो 5:50 से लेकर के 6 बजे तक प्रतिदिन का जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करके भेजना है। एक अभ्यास जो दूसरा वाला अभ्यास था उसको लिख करके कॉपी पर अच्छे से बना करके जो 20-22 वाक्य होंगे उसको आप सभी को भेजना है। और आज से एक और होमवर्क आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ये जो भी एक शब्द रूप और एक धातु रूप याद करने वाला जो है ना क्रम है, ये आज से रेगुलर चलेगा। तो मैं एक शब्द रूप भेजूँगा और एक धातु रूप भेजूँगा। धातु रूप को अभी लट लकार में याद कीजिए अथवा 5 लकारों में याद कर सकते हैं तो पाँचों में आप कीजिए, ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं, ठीक है? सभी लोग ही लगभग संस्कृत के ही विद्यार्थी हैं, तो आप लोग 5 लकारों में याद कर सकते हैं। आपका बहुत लाभ होगा। आप अगर एक-एक शब्द रूप और एक-एक धातु रूप याद करते हैं, इन 50 कक्षाओं में तो आपके 50 शब्द रूप और 50 धातु रूप याद हो जाएँगे, है ना? तो एक शब्द रूप और एक धातु रूप मैं आप लोगों को भेजूँगा, ये आप सभी को याद करना है। ये सोमवार की कक्षा जब होगी, तब मैं आप सभी से सुनूँगा और बाकी जो अनुवाद वाला जो होमवर्क है, ये कल 5:50 से लेकर के शाम के 6 बजे तक, इन 10 मिनट के अंदर आप पहले ही इसको करके रखिए और 10 मिनट के बीच में कभी भी भेज दीजिए। समूह में भेजेंगे, निजी रूप से नहीं भेजेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, आप सभी को नमस्ते और आप सभी धैर्यपूर्वक जुड़े रहें। मुझे बड़ी खुशी हुई, आज 10 विद्यार्थी आए। आगे से भी क्रम को बना करके रखिए। टेक्निकल समस्या जहाँ कहीं भी आती है, वहाँ मुझे बताइए। रिकॉर्डिंग वगैरह में आवाज़ नहीं आती है, वहाँ मुझे आप बताइए, ठीक है? कहीं भी कोई समस्या आती है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं अलग से आप लोगों को रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराऊँगा या कुछ न कुछ और भी हम लोग करेंगे। ठीक है? तो चलिए, आप सभी को नमस्ते और आप सभी अपना ख़्याल रखिए, अच्छे से कार्य पूरा कीजिए, पढ़ाई कीजिए। परसों मिलते हैं हम लोग। ठीक? जी, नमो नमः, पुनर्मिलामः। जी, शुभ जी, रात्रि नमो महोदय। नमः। महोदय अभ्यास 2 का करना है। जी, अभ्यास 2 का करना है। ठीक है? जी, धन्यवाद महोदय। ठीक है जी। ठीक है, नमस्ते आप सभी को नमस्ते। नमस्ते आप सभी को। मुझे बना